बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूबा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ सादिया अफसाल। आज सूबा सिंध में सेकंड जो फेज़ हम देख रहे हैं दूसरा मरहला बल्दियाती इंतखाबात का, वो हो रहा है कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीज़न के 16 अजला में आज ये इंतखाब हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जो पहला मरहला था उसमें लाड़काना, सखर, बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, जिसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक अक्सरियती जमात बनकर उभरी थी। और अब ये जो दूसरा मरहला है इसमें भी मुसलसल ताख़ीर हमें नज़र आती रही। पहले जुलाई में होना थे, फिर अगस्त में होना थे, फिर अक्टूबर की तारीख जो है वो सामने आई। लेकिन क्योंकि सैलाब से ज़्यादा मुतासिर इलाके सिंध में थे और उसके बायस और सिक्योरिटी हालात के बायस भी ये इंतखाबात नहीं हो सके। और अभी भी हम देख रहे हैं आज जो बिलाखिर इंतखाब, ये जो दूसरा मरहला है इस वक्त सिंध में जारी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि इनको इसमें मज़ीद ताख़ीर की जाए, इन इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। और ऑब्वियसली ज़्यादा ये मुतालबा MQM का ही था। फिर हमने देखा कि बीच में उनके लोगों ने अपनी क़यादत को इस्तीफ़े भी दिए कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन अब कल बहरहाल उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम वफाकी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज का जो इलेक्शन है उसका बॉयकॉट उन्होंने ज़रूर किया। और बार बार वो तमाम कराची के और जहाँ जहाँ 16 अजला के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तमाम शहरियों को कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें, घरों से बाहर ना निकलें। और इस वक्त तक उनका क्लेम यह है कि उनका बॉयकॉट जो है वो सुना गया है, लोगों ने उस पर लब्बैक कहा है, क्योंकि टर्न आउट बहुत कम है। ये MQM की तरफ से इस वक्त का दावा है। लेकिन आज ऑब्वियसली बल्दियाती इलेक्शन पे भी बात करेंगे, चाहे किसी भी सूबे की बात हो। क्यों हमारी सियासी जमातें जो कि ख़ुद को जमहूरी जमातें कहती हैं, वो बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए ज़्यादा उसकी ख़्वाह नज़र नहीं आती हैं। कोशिश यही रहती है तमाम सियासी जमात की कि जितना हो सके इसको मौखर किया जाए और इख्तियारात जो कि जमहूरियत की सही बुनियाद जहाँ से बनती है वो यहीं से बनती है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं, हम इख्तियारात जितना हो सके निचली सतह तक मुंतकिल करें। लेकिन क्या कहिए कि अपने इख्तियारात जो है वो किसी दूसरे को कोई देना नहीं चाहता। और इसके बायस हम देखते हैं कि जो हमारे इलाके हैं, गांव देहात हैं, जो बल्दियाती इदारों के करने के काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, और जो अवामी इशूज़ हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। इस ट्रांस में हमारी 92 न्यूज़ की टीम जो है वो हमारे साथ है। सीनियर एंकर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं हमारे साथ मौजूद। इस वक्त हमें इरशाद आरिफ साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया है, और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, और कराची से ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, और थोड़ी देर में इस्लामाबाद में मुझे मोहम्मद मालिक साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू सिंस यू आर इन कराची। तो ये ज़रा पहले बताइएगा कि वाकई आपको लगता है कि MQM की बॉयकॉट की कॉल पर लोगों ने लब्बैक कहा है? क्या टर्न आउट आपको वाकई कम नज़र आ रहा है? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि टर्न आउट कम होगा, और बट उसका वजह दो हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संडे है और 2 बजे के बाद वो निकल के वोट करेंगे, मगर अब 4 बज रहे हैं और फिर भी टर्न आउट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा मिसाल देता हूँ कि डिफेंस से, DHA से इस स्टूडियो पहुँचना अमूमन वीकडे पे कम से कम आधा और ईज़िली 45 मिनट्स लगता है। इस दफ़े हमने 10 मिनट में हम पहुँच गए। खैर संडे है, छुट्टी है। कहने की बात सिर्फ ये है कि बिल्कुल मेरे ख़्याल में जब मैंने वो MQM के जो मेंबर्स के चेहरा देखा था वो अपने मीटिंग से निकलते हुए, उससे महसूस हो गया था कि जो भी हो रहा है, एक तो वो नाखुश हैं, एक तो वो नाराज़ हैं, मगर तीसरी बात जो आई थिंक सब चीज़ जब वो मोस्ट नोटिसेबल था वो ये था कि टोटल फ्रस्ट्रेशन ऑन देयर फेसेस। और अब ये मुझे पता नहीं है कि उनके फेसेस पे क्यों फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो समझता हूँ, ये तो अली जैदी ने भी कंसीड किया द अदर डे। वो कहने लगा कि हाँ बिल्कुल डिलिमिटेशन गलत हुई है, हाँ बिल्कुल सेंसस गलत हुई है, कराची की पॉपुलेशन आपने मिसकैलकुलेट किया है। तो भाई अगर आपका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन गलत है तो एवरीथिंग एल्स विल बी रॉन्ग।
इसलिए तो होता है कि कोई सीट्स हैं जिसमें 1 लाख लोग हैं, कोई है जिसमें सिर्फ 10,000 हैं, कुछ सीट्स वार्ड्स हैं जिधर 5,000 से आदमी को जीतना होता है, कुछ वार्ड्स हैं जो 500 से जीतना होता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त वोटिंग इतनी कम हो कि 10% से कम हो, क्या इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल। ऑल दीज क्वेश्चंस अराइज जी। वो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स होंगे और हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, टर्नआउट अगर 10% से कम होता है तो वो एक कंट्रोवर्सी तो खड़ी होगी। और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या कहता है कि अगर इतना टर्नआउट हो तो क्या इलेक्शन दोबारा होता है या उन नताइज को तस्लीम किया जाता है? इरशाद आरिफ साहब, आप बताइएगा, आपकी नज़र में ये जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई, सिंध गवर्नमेंट लिखता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं आप उसी दिन करवाएंगे, और फिर अभी भी जो हम टर्नआउट की बात कर रहे हैं, आज इनफैक्ट थोड़ी देर पहले PTI का मुतालबा भी आया है, जैसे हिलारी साहब कहते हैं कि संडे है, लोग देर से घरों से निकलते हैं, वो कह रहे हैं कि जी 2 घंटे टाइम बढ़ा दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनका मुतालबा मुस्तरद भी कर दिया है कि 5 बजे तक की वोटिंग होगी और 6 के बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक ये सेकंड फेज बलदियाती इलेक्शन का सिंध में? नहीं, इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये टर्नआउट 10% तक आ जाता है तो वाकई फिर ये MQM की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ये अवाम की अदम दिलचस्पी होगी। देखो ना, पहले जो इलेक्शन होते हैं वो एतवार के दिन आम तौर पर, अब तो एक ट्रेंड बना दिया गया है ना कि इलेक्शन एतवार के दिन रख लिए जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में कभी ये नहीं हुआ कि टर्नआउट बहुत कम हुआ हो, क्योंकि सियासी जमातों ने, सियासी जमात के वर्कर ने जिस वोटर को निकालना है वो तो निकालना है और वोटर ने पहुंचना है अपने एक जोश जज्बे के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ। तो अगर आज MQM के बाइकाट की, अगर आज टर्नआउट कम होता है तो वो अल्टीमेटली हम ये बात तस्लीम करेंगे कि ये MQM के बाइकाट का नतीजा है। लेकिन अगर टर्नआउट 25% से ऊपर चला जाता है, 30% तक चला जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है MQM की बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि एक तो MQM को जो नुकसान हुआ है सारी सिचुएशन में कि उसने पहले जब मीटिंग की, राब्ता कमेटी की और जिस तरह के मतालबात पेश किए तो लगता ये था कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होने लगा है और वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे और असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो जाएगा, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा जी हम बाइकाट कर रहे हैं। अच्छा, अब बाइकाट कर रहे हैं किसके रवैये के ख़िलाफ़? उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसका वो हिस्सा हैं और आइंदा भी हिस्सा रहना चाहते हैं। उनको जो एतराज़ है इस वक्त वो सिंध हुकूमत से है, वफाकी हुकूमत से है। कल हमारे प्रोग्राम में इनके एक लीडर ने कहा कि जनाब हमें सबसे ज़्यादा गिला तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से है, क्योंकि गारंटर हमारा जो मुआहदा पीपल्स पार्टी से या ज़रदारी साहब से हुआ, गारंटर उसके शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अब अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बाइकाट की अपील कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी मर्ज़ी के इलेक्शन अगर हों, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा, ये जो हल्का बंदियों का मामला है, एतराज़ दुरुस्त है, PTI तस्लीम करती है, लेकिन PTI ये भी कहती है कि जब अली ज़ैदी की सरबराही में PTI गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें MQM के गालबन अमीनुल हक साहब थे, 2-3 लोग और थे, उस कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी, फिर हुकूमत टूट गई। तो जो नई हुकूमत आई थी, इनका फ़र्ज़ बनता था कि उस वक्त वो उस रिकमेंडेशन की रोशनी में नई हल्का बंदियाँ करा लेते। ये हल्का बंदियों का मामला उनको 3 दिन पहले कैसे याद आया, 4 दिन पहले कैसे याद आया? ये पहला करना चाहिए था और मनवाना चाहिए था। और ये धमकी जो उन्होंने 3 दिन पहले दी, या अगर 3 महीने पहले देते तो शायद ये मामला उनका मुतालबा माना जाता। सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हमारे, मुझे याद है जब MQM ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थी, तब भी उनके बार बार मुआहदे होते थे कि नहीं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारा मुआहदा मान लिया है, सेंसस होगा नहीं, हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और अभी भी वही सूरत हाल है। और आपने जो PMLN और पीपल्स पार्टी में दोनों जमातों के साथ वो बैठे हुए हैं, PDM में ये सब शामिल हैं, बट अगेन दोनों को सिंगल आउट
आउट जिस तरीके से स्पेशली PMLN को किया गया, वो कल राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया उसी से जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा कि MQM का जो बॉयकॉट है वो बड़ा जस्टिफाइड है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियां नहीं की हैं और इलेक्शन कमीशन की कोताही है, जिस पे आज इलेक्शन कमीशन को रिएक्ट करना पड़ा कि नहीं, हमने अपना काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किया है। बट और ये मकबूल जान साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इस बॉयकॉट के साथ, MQM के साथ, जिनके काफी ऑब्वियसली स्टेक्स हमेशा से रहे हैं, आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी रिजल्ट्स की क्वेश्चन होगी, या जैसे इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं कि अगर टर्नआउट अच्छा हो जाता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरी बड़ी तफसीली तकरीबन 1 घंटा बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सुल्तान सिकंदर राजा साहब से। मेरे साथ तो करीब रहे हैं तकरीबन 30 साल। लोकल बॉडीज के अंदर और बाकी जनरल इलेक्शन में थोड़ा सा उसका फर्क क्या करें। लोकल बॉडीज में ना फेडरल गवर्नमेंट अपीयर होती है हल्का बंदियों में, और ना बाकी काम में, और ना इलेक्शन कमीशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख तो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाएगा, लेकिन उसकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी और उसको नाफज करना भी और उसकी हल्का बंदियां भी, ये सब के सब जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। वो कहता है जब हम करवाने लगते हैं तो ये ऑर्डिनेंस चेंज कर देते हैं, जब हम करवाने लगते हैं तो हल्का बंदियां चेंज कर देते हैं, ताकि हम किसी न किसी तौर पर इलेक्शन न करवा सकें। तो बुनियादी तौर पर MQM का झगड़ा जो है वो है सिंध गवर्नमेंट के साथ, हजरत पीपल्स पार्टी के साथ, जो उनके साथ अभी भी उसके साथ शरीक है। एक तो ये है, 2017 में सेंसिस हुई, उस वक्त ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे और 17 में वो चलती, उन्होंने एतराजात किए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चिपके रहे, मुस्तकिल चिपके रहे, और उन्होंने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। 2017 में लोकल बॉडीज के हिसाब से इन्होंने अपना हक मांगने की कोशिश की, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लड़ते झगड़ते, कहा जो भी है इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। फिर वो जब इरशाद आरिफ साहब ने कहा, फिर कमेटी बनी, उस कमेटी की इंप्लीमेंटेशन होनी थी, उस कमेटी की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी हल्का बंदियों में। अब हल्का बंदियां, जाहिर बात है, मैं खुद हल्का बंदियां करने के प्रोसेस में रहा हूं। बलूचिस्तान में होता था कि एक जज होता था हाई कोर्ट का, एक उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता था और एक डिप्टी कमिश्नर उस जगह का होता था, और नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के वाले जो है वो उसके राय से जज को बिल्कुल पता ही नहीं होता था, वो इलेक्शन का जज होता है, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब वहां पर थे। यहां पर भी हल्का बंदियां करने में वही है, हल्का बंदियां कोई आंख ओझल पहाड़ ओझल तो नहीं होती, हल्का बंदियां का एक प्रोसेस। फिर वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं उन हल्का बंदियों के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट से इनकी रिजेक्ट हुई। अभी उन्होंने कहा, अभी जो इन्होंने इलेक्शंस के ऊपर जो इन्होंने हमें अपील की थी उस पर हल्का बंदियों का जिक्र ही नहीं किया। उसमें उन्होंने दरखास्त दी थी कि अब हमारी जो वोटर्स है लिस्ट जो है वे प्रोग्रेसिव वोटर्स के ऊपर, लिस्ट के ऊपर हमें कोई नहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने, प्रोग्रेसिव वोटर लिस्ट के ऊपर हमें जो है वो किया जाए, इलेक्शन किया जाए। अब उन्होंने कहा इलेक्शन जब अनाउंस हो जाता है तो वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सुबह सवेरे एक बंदा वोट जो है उसके अंदर डाल के आए और वो भी वोट देने, तो बेसिकली पब्लिक तक कुछ बातें और पहुंचती हैं, चेहरा इनका कुछ और होता है। अब बात इरशाद आरिफ साहब की बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन जो है अगर तो 25% तक कम से कम चले गए, मैक्सिमम यही होता रहा है, तो फिर तो ये उनके हार है, वरना 10% के बाद इलेक्शन नल एंड नहीं होता। ये जो बुजिंजो साहब है ना, ये 162 वोट लेके जीते हुए हैं। बलूचिस्तान में मेजर हल्के जब इलेक्शन नहीं होते तो 100 वोटों पे, 150 वोटों पे MNA MPs बने हुए हैं, तो वो टर्नआउट होता है और मे बी लेस देन दैट, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। ओके ना कलअदम नहीं हो सकता, लोग नहीं निकले इलेक्शन के बाद, डंडा तो नहीं को लोगों को निकालेगा बाहर। तो असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि अगर तो एक ही दफा हुआ था इलेक्शन का बाइकाट, और वो इरशाद आरिफ साहब भी उस वक्त होश में थे, हम भी होश में थे, वो था 11 मार्च 1977 को, जब भुट्टो ने सूबाई असेंबली के इलेक्शन में दोबारा आए थे, तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी नहीं गए थे उसके अंदर, हालांकि वो उस वक्त कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत चुके थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो आपने वैसे ये बात सही है, हम हमेशा कहते हैं कि अदम दिलचस्पी हमारे सियासतदानों की, सियासी जमातों की हमेशा से रही है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और आपने खुद हवाला दिया आपकी जो गुफ्तगू हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि कभी हल्का बंदियों के हवाले से या कभी कुछ, अभी भी इस्लामाबाद में देख लीजिए, वो कानून चेंज हो जाता है, ऑर्डिनेंस आ जाता है, वो नहीं करवाना चाह रही होती सियासी जमातें। ये खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने कोट किया है, तो इसी से आया है। मुझे बताइएगा जफर हिलाली साहब, जिस तरीके से कैंपेन रही, ऑब्वियसली अब पॉलिटिकल पार्टीज की अगर पोजीशन की हम बात करें, पीपल्स पार्टी है, PTI है, और
इस सूरत में जब इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव चल रहा है, भरपूर नैरेटिव चल रहा है, जिस तरीके से हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि उसका एडवांटेज होगा? एंड नॉट फॉरगेटिंग जमात इस्लामी, जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी रही और अभी भी उन्होंने भरपूर कैंपेन जो है वो रन किया है। जी, द आंसर टू बोथ योर क्वेश्चंस इज बिल्कुल होगा, और मेरे ख्याल में एज अ सिटीजन होना चाहिए अगर आपका कैंपेन अच्छा है या आपका पॉलिसी अच्छा है। मगर आप थोड़ा सा देखिए ना कि लोगों का फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स क्या है ये MQM के बारे में। पहले तो मुझे बताएं, आप कहते हैं कि शायद हम नेशनल गवर्नमेंट को गिरा दें इसलिए कि अगर वो चले जाते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव होता तो वो ख़त्म हो जाता। आप धमकियां दे रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट को हम गिरा सकते हैं, मगर उसका जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप ना खुश हैं उनसे, और बिल्कुल आप ना खुश हैं, वो होता अगर, और ख़ास तौर जो आदमी आपको गारंटी दिया था कि योर इंटरेस्ट विल बी लुक्ड आफ्टर, आप मुझे बताएं क्या वजह था कि फर्स्ट स्टेप है इस्तीफा देने मिनिस्टर्स को कैबिनेट से, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया बीबी कि इन लोगों के दो चीजें मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, पैसे और दूसरी चीज सब लोग जानते हैं वो क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हिलाली साहब हमें नहीं पता दूसरी चीज क्या है, वो आप जैसे मुत्तहिद हो गए इरशाद आरिफ साहब, देखें वो मुत्तहिद हो गए इरशाद आरिफ साहब, कैसे हो गए? वो आप देख रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर चेहरे बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे अल्फाज का। अच्छा चलिए, इफ्तिखार आरिफ साहब इन गुड विल वर्क इट आउट इन गुड टाइम, मुझे पता है इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। अच्छा, अब आप एक दो और सवाल आपको मैं कहना चाहता हूँ जी। क्यों नहीं आफाक क्यों नहीं ज्वाइन किया? भाई सब लोगों ने ज्वाइन किया, आफाक नहीं ज्वाइन किया, क्वेश्चन। दूसरी बात है, 2 दिन पहले तो MQM लंदन ने कहा था कि ये बॉयकॉट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। खुदा जाने उनके किधर हैं वोटर्स इधर, मगर वो कहते हैं MQM लंदन ने अनाउंस किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे। मैंने ये सोचा था कि कम से कम ये इस्तीफा देंगे टू शो कि हम कुछ चीज़ करने के लिए तैयार हैं। लीविंग द पार्टी तो खैर उनका डिसीजन नहीं होता, मगर कम से कम रेजिग्नेशन तो कह देते। नहीं, वो भी नहीं हुआ। तो और बहुत सारे ऐसे मसले हैं। एज अ कराची आइट, एज अ नॉन, मैंने नाउ आई एम अ सिंधी एंड आई एम अ प्राउड, मगर ओरिजिनली मैं सिंधी नहीं था, हिंदुस्तान से लाइक मैनी पीपल, मेरी फैमिली भी आई थी। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार ये जो हो रहा है अर्बन से रूरल से अर्बन, एक मैस मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशंस हो रहा है ज़बरदस्त। माने कि हर फैमिली के पास कुछ ना कोई है जिसके पास अर्बन डोमिसाइल है। रूरल से अर्बन से रूरल कुछ नहीं हो रहा है, आप समझ गई है ना? तो इसका नतीजा ये है, इन गुड टाइम, बिल्कुल सही है, इन गुड टाइम यू नो व्हाट विल हैपन, द कंप्लेक्शन कराची का चेंज होगा। अब शायद दिस इज नेचुरल और शायद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये दिस इज नॉट राइट। हमारा जो एंटिटी है, हमारा जो रिकग्नाइजेबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो व्हाटएवर इट इज, दैट्स आई थिंक दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मगर इस वक्त वो जॉब्स मिलने में, अच्छा आप कराची अर्बन, देखिए जब मैंने CSS लिया 1965 में, मैंने इम्तिहान दिया, कराची का कोटा कितना था जी? 0.5%, 0.5%। शुक्र है पाँव नहीं काटने पड़े, मगर दैट इज व्हाट यू हैड इन कराची। उस जमाने में उस इतने स्कूल्स थे कराची में और किसी जगह नहीं थे। लाहौर में तो उस वक्त they weren't anywhere near it। बिल्कुल ऐसे है। कहने की बात सिर्फ ये है बीबी कि these are concerns of MQM people, supporters, जो ये पार्टी तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। और अगर कर रहा है तो पता नहीं किधर कर रहा है, और हो कुछ नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि अब देखिए रिगिंग भी, सही कह रहे हैं, ऑब्वियसली जिस आप कह रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि उस वक्त क्या पॉपुलेशन थी कराची के हवाले से। कराची एक ज़माने में एशिया का सबसे ज़्यादा साफ तरीन शहर उसको कहा जाता था। लोग बताते हैं कि KMC की बिल्डिंग हर इतवार के इतवार जो है वो धोई जाती थी। और सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि जो उस वक्त जब बुलंद महला वो मंजिला जो इमारतों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब 1963 में वहाँ पे जो हबीब बैंक प्लाजा बना था। और मलेशिया में उस वक्त मिसालें दी जाती हैं कि सबसे बड़ी जो बुलंद इमारत थी ना वो 4 मंजिला थी। तो ऑब्वियसली, और ये हबीब बैंक प्लाजा 22 मंजिला बन गया। तो तरक्की उस वक्त क्या थी, लेकिन हम जो है वो ऑब्वियसली पीछे की तरफ गए, तनज़्ज़ुली की तरफ गए, तरक्की की तरफ नहीं गए उसके बाद। इरशाद आरिफ साहब, आपने जो हिलारी साहब से पूछने की कोशिश की, आप कह रहे थे कि आपको समझ में नहीं आया, आई एम श्योर आया है आप, लेकिन ये जो MQM का PSP का इकट्ठा हो जाना, और जो हिलारी साहब ने क्वेश्चन रेज किया है कि फिर आफाक अहमद ने क्यों शमूलियत इख्तियार नहीं की, वाई डिडंट ही जॉइन, उनका कोई नंबर बंद था क्या? अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। ये जो बात हो रही है ना कराची, तरक्की याफ्ता कराची, हम शंघाई गए तो वहाँ शंघाई के जो थे अहम लोग पार्टी के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि 85 में बल्दिया शंघाई का एक डेलीगेशन कराची गया था, क्योंकि 81 में शंघाई और कराची को सिस्टर सिटीज़ करार दिया गया था। तो वो डेलीगेशन जब कराची आया तो वो इस हबीब प्लाजा बिल्डिंग को देखता था और पूछता था कराची के जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी कि आपने बिल्डिंग खुद बनाई है या अमरीकियों ने आपको बना के दी है। यानी चीन के लोग, शंघाई के लोग तस्वुर नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी ऊंची 24 मंजिला बिल्डिंग उनके लिए बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। आज आप देखें कि शंघाई में 70 मंजिला, 80 मंजिला, 100 मंजिला कितनी बिल्डिंग्स हैं। yes. और हमारे यहाँ कितनी बिल्डिंग्स कराची में हैं या पूरे मुल्क में कहाँ है। तो ये हमारा ज़िवाल का जो दौर है ये 85 से शुरू होता है। कराची के ज़िवाल का दौर जो है, और मैं तो बरमला ये कहता हूँ कि कराची में अगर ये हंगामा, ये फसाद, ये जो लड़ाई झगड़े ना होते तो पंजाब ने जो और लाहौर ने तरक्की की है ये भी शायद हो ना पाती। ये इन लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने वहाँ से इन्वेस्टर को भी भगाया और उन लोगों को, मेहनती लोगों को भी भगाया, रास्ते बंद करने की कोशिश की, और नतीजा ये हुआ कि बेड़ा गर्क कर दिया कराची का। आज जो हालत है वो हम सबके सामने है। अच्छा, ये सवाल हमने पूछा था इनसे, टसूरी साहब से, कामरान टसूरी साहब से, कि आप आफाक अहमद को शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हम तो दावत दे रहे हैं, उनकी मर्ज़ी आए ना आए। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप बाकियों को भी सिर्फ दावत दे रहे हैं या कोई ज़ोर भी लगा रहे हैं कि वो ज़रूर शामिल हो। सही है। तो उसका खैर उन्होंने क्या जवाब देना था। तो मसला वही है कि ये लगता यूँ है कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम बन रही थी या बनाई गई जिसकी वजह से ये इकट्ठे भी हो जाएं और इलेक्शन से भी और बल्दियात से भी ये रह जाएं। ये मैं समझता हूँ इनको बाद में पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं आज बाइकाट करके। इसलिए कि एक दफ़ा पहले भी ये आपको लगता है गलती एक इलेक्शन से इन्होंने एक इलेक्शन का बाइकाट किया था। मुत्तहिद होना और आज इनका बॉयकॉट करना, आपको लगता है कि इनको प्रोसेस से आउट करने की कहीं ना कहीं कोई मंसूबा साजी हुई है और कि ये एक जो इनका हर मौके पर एक ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड होता है उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए कि ठीक है। अब देखें ना, अब कराची तो हाथ से गया ना इनके, ये जो तवक्को किए बैठे थे कि कराची में हमारा मेयर होगा, अब आपने रास्ता दे दिया है कि हम मेयर भी बना लेंगे और हर बिल्कुल हैदराबाद में भी मेयर हमारा होगा, कराची में भी होगा। इरशाद साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेने दीजिए। एक बात अगर वापस आते हैं फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है और अभी आई थिंक 2-3 मिनट ही रह गए, 10 मिनट रह गए 5 बजने में, और ये बताया जाएगा कि कब रिजल्ट्स दे सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो 6 बजे से पहले उनका ऐलान
ना किया जाए। पीटीआई का मुतालबा था कि 2 घंटे का वक्त जो है बढ़ा दिया जाए। उनको भी टर्नआउट कम लग रहा है, जो कि एमक्यूएम कह रही है कि कराची और दीगर शहरों के लोगों ने हमारी बात सुनी है और घरों से बाहर नहीं निकले हैं। बट हैविंग सेड दैट और ये मकबूल जान साहब, आप ये फरमाइए कि जो पीटीआई की तरफ से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हमें नजर आई। फिरदौस शमीम नकवी जो हैं वो बैलेट बॉक्सेस की सील्स तोड़ रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है वो नोटिस उस पर दिया, उनको वहां से बेदखल करने का भी हुक्म जारी किया गया। लेकिन अभी जिस तरीके से अली जैदी ने भी कहा है कि कराची के लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तकदीर अपने हाथ में होती है और अभी तक बहुत कम लोग बाहर निकले हैं। फिर वोट पोलिंग का वक्त बढ़ा देने का मुतालबा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नैरेटिव जो खान साहब का था वो यहां नहीं चला, क्योंकि डायनेमिक्स फर्क हैं जनरल इलेक्शन की और बल्दियाती इलेक्शन की? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना जी, ये अपना कराची में खासी पटी हुई है। मैं पिछले दिनों जब गया था तो मुझे इसका अंदाजा हुआ कि एक यूनिफाइड कमांड वहां बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बहुत पटी हुई पार्टी है। ये वजह है कि अभी तक वो इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि उनका मेयर कौन होगा। जैसे कराची में जमात इस्लामी जो है वो खासी इस मसले में मुनज़्ज़म है और उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से हाफिज़ नईम रहमान को एज ए कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने सामने किया है। और वो समझते हैं, सब यही समझते हैं कि लगता यह है कि अगर किसी न किसी तरह वोटर्स जो हैं वो निकल आए तो जमात इस्लामी का पल्ला जो है वो भारी रह सकता है। और कराची नजर भी आता था, कुछ शिकायत भी करते थे कि ये सिर्फ बिल बोर्ड्स पे नजर आते हैं, ये सिर्फ बहुत बड़े जलसों पे नजर आते हैं, जब वोटिंग पड़ेगी तो नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बिल्कुल ही इससे करारा कश्ती हो गई थी। वो समझते थे अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए तो हम अपना काम वाम कर लेंगे, वो भी नहीं हो सका। दूसरा, एमक्यूएम के बारे में एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात वो कहते थे कि एक जमाने में जब हम कराची पे छाए होते थे तो हमारी बात सब मानते थे। अभी एमक्यूएम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जी कराची का मेयर जो भी हो वो एमक्यूएम की तरफ से खैरात होगा। अच्छा, हाँ ठीक है। वो पहले भी एक दफा उन्होंने कौमी असेंबली के इलेक्शन के बाइकाट किया था और उसके बाद फिर सूबाई में दोबारा फौरन अचानक आ गए थे। वो एक बात खैरात हो जो भी हो, लेकिन असल मसला ये है कि ये फिक्रे तो बाजी खैर कराची में बेहतरीन फिक्रेबाजी चलती है और फिक्रेबाजी ही तो है वहां पर और है क्या सबने वहां फिक्रेबाजी की है। तो वहां पर पीटीआई के लिए मसला है। देखिए, पहली बात यह है कि इलेक्शन जो है ये को अचानक रात को अनाउंस तो नहीं होता। इलेक्शन तो सबको पता होता है कि इलेक्शन का दिन कितने बजे आना है, कब शुरू होना है, कब खत्म होना है। और उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ा लीवरेज रखा हुआ है कि 5 बजे के वक्त जितने भी लोग उस प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हों वो सबको वोट देने दिया जाएगा, भैया 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1200 कितने भी हो। और वो जाहिर बात है वो बहुत होता है। हमने कई दफा देखा है कि बाद पोलिंग स्टेशन के ऊपर रात 7-7 बजे तक 8-8 बजे तक पोलिंग चलती रहती है। तो ये तो बहाना ही गलत है कि जब हम सो के उठे थे और ये था वो था। आप अपनी शादी के वक्त भी सो के उठा करें, इसी तरह लेट पहुंचा करें और फिर उसको अगले दिन बारात कोई और ले जाए, तो ये तो नहीं हुआ करता ना। बेसिकली तो मतलब यह है कि इलेक्शन तो बड़ा पुराना अनाउंस किया हुआ था, तो ये बहाना पीटीआई का बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। बेसिकली काम नहीं किया हुआ पीटीआई ने वहां, वो अपने उसमें रहे, उनको अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा, वो यही चक्कर में थे। एमक्यूएम को भी अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा, पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा। देखिए ना, ये आखिर वक्त पे आपने ऑर्डिनेंस में ड्रॉ किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मसला सारा यह है कि इसका सारे का सारा इख्तियार जो है वो है उसके पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। वो कल हुए इलेक्शन के बारे में कह दे कि हमने ऑर्डिनेंस प्रोविंशियल से खत्म कर दे, आपके जीते हुए बंदे खत्म हो सकते हैं। यानी कानून तो यही कहता है, वो कहते हैं जी ये ऑर्डिनेंस खत्म है तो आप तो हवा में रह जाएंगे ना, आपका इलेक्शन हुआ खत्म हो जाएगा। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर लोकल बॉडीज के मामले में वही जिम्मेदार है, किसी और को गाली नहीं देनी चाहिए सब कम अज कम। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से काम नहीं किया है, वो बटी हुई है सिंध के अंदर। फिर एमक्यूएम को भी पता था इलेक्शन का, उनकी तरफ से भी ये बहानेबाजी है या एक्सक्यूजेज हैं। जफर हिलाली साहब, आप ये फरमाइए कि ऑब्वियसली अगर हम जिस तरह से एमक्यूएम की बात कर रहे हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, अगेन मैं अपने सवाल पे वापस आती हूँ कि डायनेमिक्स फ़र्क हैं जनरल इलेक्शंस में। चाहे किसी सियासी जमात के लीडर का कितना ही कोई मजबूत बयानिया हो, कितने ही कोई सपोर्टर्स या वोटर्स उनके साथ हों, आपको लगता है कि उसका कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट आता है बल्दियाती इलेक्शन में, या यकसर मुख्तलिफ है और अवाम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उसी जमात के साथ जाएं जो हमें इख्तियारात दे सकते हैं, जिसकी सूबाई हुकूमत है? गुड क्वेश्चन। देखिए, MQM अब रहा क्या है? MQM का डर, खौफ, शुक्र है ख़त्म हो गया। MQM के नए लीडर्स आए हैं, वो कहते हैं कि हम नए बंदे हैं, हमारे क्रिसलिस से हम इमर्ज किए हैं और हम वो नहीं हैं जो पहले थे। व्हाट इज़ MQM? आई मीन 7 सीट्स इन द फेडरेशन, उनको तो एक बड़े पार्टी के साथ ज़रूरी है कि उनका लगन हो, उनका बल्कि क्या कहते हैं ये हो, एग्रीमेंट हो उनके साथ, या नून या PTI। अगर वो ना हो तो वो तो कभी फेडरल कैबिनेट में उनका नाम और निशान ही नहीं होगा। सो दे हैव टू हैव ए थिंग, इसलिए वो इस वक्त छोड़े नहीं हैं। अगर उनका इंडिपेंडेंटली इतना सपोर्ट होता कि कोई भी हो पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी हो, इट वुड ऑलवेज लुक कि भाई क्या है, MQM क्या कर रही है, वो 7 सीट्स इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो वो बेचारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं किसी ना किसी के साथ, इसलिए इनको छोड़ा नहीं है। PTI का अगर इनविटेशन आ जाता, मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान उनको फ़ोन करके कहता ठीक है तुमने हमारे साथ गलत किया और हम बड़े नाराज़ हैं, मगर अगर तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो आ जाओ हमारे साथ, तो दे वुड मे हैव जंप्ड एट द ऑफर। इसलिए उनको एक बड़ी पार्टी चाहिए। The other thing is, सादिया, बिल्कुल आप एक वोटर को रोकें, आप जब वोटिंग होती है उनसे पूछे भाई पोलिंग स्टेशन किधर है, नहीं पता। ये जो वो काउंसिल्स हैं ये क्या करते हैं, मोस्ट पीपल नहीं पता। तुम्हारे लिए कैसे रेलेवेंट है, नहीं पता। क्या तुम्हें क्या कोई किस तो फिर मिसाल के तौर पर अगर वो जा रहा है वोट देने, माजरत मुझे आपकी बात को यहीं पे रोकना पड़े, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, न्यूज़ ब्रेक है, इसके बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।